हेलो बच्चों, मैं विशाल सर। चलिए केमिस्ट्री की क्लास को हम आज आगे पढ़ते हैं। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक है वो हिमांक के अवनमन पर आधारित है। चलिए देखते हैं हिमांक के अवनमन पर आधारित अन्य प्रश्न। कल हमने आपको जो हिमांक का अवनमन था उस पर आधारित हमने प्रश्न आपको बताए थे। उसी से संबंधित थोड़े से और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, फिर हम अगले न्यूमेरिकल टॉपिक पर आते हैं। चलिए देखिए, आज का हमारा जो न्यूमेरिकल टॉपिक है वो यही है कि 0.72 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 15 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के हिमांक में 2.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। यौगिक का आप अणु भार ज्ञात कीजिए। और दिया गया प्रश्न में हमको 100 ग्राम बेंजीन के लिए आणविक हिमांक स्थिरांक बराबर 50। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 0.72 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 15.0 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के हिमांक में 2.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है। तो यौगिक का आप अणु भार ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ हमको एक चीज और दे रहा है प्रश्न में कि 100 ग्राम बेंजीन के लिए आणविक हिमांक स्थिरांक 50 है। चलिए सबसे पहले प्रश्न में जो डाटा दिया गया है, डाटा को समझ लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि ये जो 0.72 ग्राम है, इस 0.72 ग्राम को इसने यौगिक बोला है और इस यौगिक को उसने बेंजीन में घोला है। तो भाई जिसको घोलते हैं वो आपका विलेय पदार्थ, जिसमें घोलते हैं वो आपका विलायक। तो यहाँ जो बेंजीन है ये आपका विलायक है और कार्बनिक यौगिक आपका विलेय है। ठीक है, तो यहाँ हमको दिया गया विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय की मात्रा, और विलेय की मात्रा को स्मॉल w से, स्मॉल w इज इक्वल टू दिया गया हमको 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम। और जो बेंजीन है ये यहाँ पे आपका विलायक है और विलायक की मात्रा हमको दी गई है, विलायक यानी बेंजीन की मात्रा कैपिटल W इज इक्वल टू, ये हमको दिया गया है 15 ग्राम, 15.0 ग्राम। और अब हमसे कह रहा है कि घोलने पर बेंजीन के हिमांक में 2.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। चलिए इस बात को पहले समझते हैं हम कि कमी किसमें हो रही है और वो कमी है क्या। देखो आप याद करो, जब हमने आपको हिमांक का अवनमन बताया था, उसकी परिभाषा जब मैंने बताई थी आपको, तो मैंने वहां क्या बताया था। हिमांक के अवनमन में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी आवासशील विलेय पदार्थ को या वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो जो विलायक होता है इसके हिमांक में कमी आती है और हिमांक में हुए कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो भाई यहाँ पे प्रश्न में हमसे ये कह रहा था कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक का 0.72 ग्राम मात्रा लेकर के हम बेंजीन के 15 ग्राम में घोल रहे हैं और बेंजीन यहाँ विलायक है। तो बेंजीन में यानी विलायक में 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो रही। तो ये जो कमी है, ये यहाँ कमी का मतलब हो गया, ये हमको हिमांक का अवनमन दे रहा है। हिमांक का अवनमन, हिमांक के अवनमन को लिखते हैं डेल्टा TF से। इसकी वैल्यू दी गई हमको 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आगे हमसे कह रहा है कि यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए। जबकि यौगिक का अणु भार ज्ञात करना है, यौगिक का अणु भार को स्मॉल m से, स्मॉल m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जबकि 100 ग्राम बेंजीन के लिए आणविक हिमांक स्थिरांक 50 है। यानी ये हमको जो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक अवनमन स्थिरांक होता है उसकी वैल्यू दी गई। ठीक है, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, और ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KF से रिप्रेजेंट करते हैं। और KF की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 50 दी गई है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, अणु भार ज्ञात करना है। और अणु भार ज्ञात करने के लिए मैंने आपको विशेष टॉपिक बताया था कि हिमांक का अवनमन ज्ञात होने पर हम विलेय पदार्थ के अणु भार की गणना कैसे कर सकते हैं, या हमारा क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात होने पर हम विलेय पदार्थ के अणु भारों की गणना कैसे कर सकते हैं। उनके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करें।
हमने आपको ग्राम अणुक औनमन स्थिरांक तथा हिमांक के औनमन में एक संबंध बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। साथ ही साथ उसी फॉर्मूले की सहायता से हम अणुभारों की गणना करते हैं। वो फॉर्मूला होता है आपका m इज इक्वल टू 100 गुणे kf इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा tf इंटू कैपिटल। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। इस फॉर्मूले का ही क्यों, दूसरे वाले फॉर्मूले का क्यों नहीं, 1000 वाले फॉर्मूले का क्यों नहीं? उसका रीजन ये है कि आप यहाँ जरा देखो, हमको प्रश्न में जो डाटा दिया गया, यहाँ ग्राम अणुक औनमन स्थिरांक दिया गया है। अगर ये स्थिरांक मोलल औनमन स्थिरांक होता तब हम उस कंडीशन में यहाँ 100 के स्थान पे कितना रखते, 1000 रखते। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए यहां से चलेंगे। यम का मान हमको निकालना है, यम को ऐसे होल्ड कर दो, 100 रहने दो, गुणे के एफ का मान कितना दिया गया है, 50 गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान 0.72 बटे डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.4। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है, 15। बस सॉल्व करते हैं इसे। यम इज इक्वल टू, यहां देखिए ये 100 का मल्टीप्लाई 72 में 0.72 में करेंगे तो दशमलव उठ जाएगा, ये हो जाएगा 72 गुणे 50 बटे 2.4 गुणे 15। ऊपर नीचे 10 से गुणा भाग कर दीजिए, डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, यहां देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 हो जाएगा इंटू 50 बाई, नीचे यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 24 गुणे 15। ठीक है, अब 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 करने 15 पचे 75, तो 15 चुके 60 बचा 120। बस सॉल्व कर लेंगे इससे आप। यम इज इक्वल टू गुणा भाग करने पर जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका हिमांक के औनमन पर आधारित 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये हो गए। ठीक है, अब अगला जो हम न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक है हमारा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर आधारित। मैंने जो आपको वाष्प दाब वाला फॉर्मूले बताए थे, उसी फॉर्मूले पर आधारित ये सारे न्यूमेरिकल हैं। सॉरी, वाष्प दाब नहीं, परासरण दाब। जो आपको इक्वेशन बताया गया था, बॉयल वॉन्ट हाफ का नियम, चार्ल्स वॉन्ट हाफ का नियम, और इनसे मिला करके तनु विलयनों के लिए वॉन्ट हाफ का जो समीकरण बनाया गया था, उसी समीकरण पर आधारित अब आज का अगला न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है। देखिए पहले उस फॉर्मूले का एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ P क्या होता है, परासरण दाब। क्या परासरण दाब होता है? V क्या होता है, हमारे विलयन का आयतन होता है। N क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या होती है। R क्या होता है, ये हमारे विलयन का स्थिरांक होता है जो गैस से नियतांक के बराबर होता है। T क्या होता है, टेम्परेचर, परम ताप होता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसी फॉर्मूले का रूपांतरण हो जाता है कभी कभी PV इज इक्वल टू हम लोग W/mRT कर देते हैं। कोई मीनिंग नहीं है इसका अलग इससे, क्योंकि n जो है विलय के मोलों की संख्या है। अगर हमको मोलों की संख्या डायरेक्टली नहीं दी होती है तब हम W/m करके मोलों की संख्या निकाल रहे होते हैं, तो उसको अलग ना निकाल करके हम मोलों की संख्या का रूप यही रख देते हैं W/m करके। बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि यूरिया के 1 ग्राम प्रति लीटर जलीय विलयन में 15 डिग्री सेल्सियस पर 0.4 वायुमंडल परासरण दाब दिया है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए और R का मान दिया गया। ठीक है, प्रश्न क्या है कि यूरिया के 1 ग्राम पर लीटर जलीय विलयन में 15 डिग्री सेल्सियस पर 0.4 वायुमंडल परासरण दाब दिया है। देखिए परासरण दाब या कोई भी दाब हो, उसका जो मात्रक होता है ये हम लोग ATM रखते हैं, मतलब वायुमंडल, एटमॉस्फेयर रखते हैं। तो यूरिया का हमको अणु भार ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न में दिए गए सभी मानों को पहले आप लिख लो। प्रश्न में हमको सबसे पहले दिया गया है, अच्छा ये जो कह रहा है कि यूरिया के 1 ग्राम प्रति लीटर, इसका पहले पूरा मीनिंग समझ लो। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि यूरिया के 1 ग्राम पर लीटर,
का जलीय विलयन, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में पढ़ करके आपको डाटा निकालना पड़ता है, क्योंकि अब आप यहां जरा देखो कि यहाँ पे अगर ये वर्ड आप नहीं समझेंगे, सिर्फ आप ये यहां ध्यान देते हैं कि यूरिया का हमको 1 ग्राम पर लीटर दिया गया है, तो आप 1 ग्राम पर लीटर पढ़ करके आप दिमाग में ये चीज लाएंगे कि ये हमको क्या दिया गया है, कि विलेय पदार्थ की मात्रा दी गई है या विलायक की मात्रा दी गई है या हमें मोलरता दिया गया है, मोल प्रभास दिया गया, क्या दिया गया, आप ये चीज नहीं समझ सकते। आपको ये समझने के लिए यूरिया के 1 ग्राम पर लीटर का जलीय विलयन, इतना पूरा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, इतना पूरा सेंटेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यूरिया के 1 ग्राम पर लीटर का जलीय विलयन, यानी जो विलयन बना है उसमें जल सम्मिलित है, और अगर जल सम्मिलित है और यूरिया भी है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है भाई, यूरिया यहाँ पे आपका विलेय होगा और जो जल है ये यहाँ विलायक होगा। तो पहली चीज तो यहाँ से इस सेंटेंस को पढ़ करके कंफर्म हुई कि जो हमारा NH2CO अर्थात यूरिया है, ये यहाँ विलेय है और जलीय विलयन बना है, यानी H2O ये हमारा विलायक है। अब हम बात करते हैं कि विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी होगी और विलायक की मात्रा कितनी होगी। यहाँ आप देखिए तो यूरिया का 1 ग्राम पर लीटर की बात कर रहा है। यूरिया का 1 ग्राम पर लीटर का मतलब ये निकल रहा है कि 1 लीटर जल में यूरिया का 1 ग्राम घोला गया होगा। बात समझ में? ठीक है, चलिए अब प्रश्न के दिए गए मानों को लिख लेते हैं हम। तो इतना निष्कर्ष पढ़ करके ये निष्कर्ष निकला कि हमारा जो विलेय पदार्थ है, जो यूरिया है, विलेय अर्थात यूरिया, फॉर्मूला NH2CO NH2 की मात्रा स्मॉल w इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। और यहीं से जो हमारा विलायक है, विलायक का आयतन लेंगे, V इज इक्वल टू 1 लीटर, और जो हमारा ताप दिया गया है, ये ताप 15 डिग्री सेल्सियस दिया गया, ठीक है। ताप P इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। यहां आप ध्यान देंगे, यहां आप जब आप PV इज इक्वल टू NRT वाले फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो वहां जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को हमको केल्विन में रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में बदल दो। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो 15 डिग्री सेल्सियस दिया गया, जब इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो ये डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। बात समझ में? तो ये P की वैल्यू मिल जाती है हमको, P इज इक्वल टू जोड़ेंगे तो 288 केल्विन, ठीक है। और आगे हमको दिया गया 0.4 वायुमंडल। ये जो वायुमंडल दिया गया है, ये आपका परासरण दाब है, ठीक है। ये हमको परासरण दाब की वैल्यू दे, सॉरी टेम्परेचर T, परासरण दाब, और परासरण दाब को हम लोग P से लिखते हैं। P की वैल्यू दे रहा है हमको 0.4 वायुमंडल, और वायुमंडल को ATM लिखते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अब हमको यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है, यानी NH2CO NH2 का अणुभार ज्ञात करना है, और अणुभार को स्मॉल m से इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रश्न में हमको एक चीज और दिया गया है, कैपिटल R, यानी जो हमारा विलयन का स्थिरांक है, विलयन के स्थिरांक का मान दिया गया है, ये दिया गया है 0.0821। मात्रक होता है इसका लीटर ATM प्रति डिग्री, तो डिग्री के लिए केल्विन इनवर्स का प्रयोग करेंगे, प्रति मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब हमको जो निकालना है उस पर जरा आप ध्यान दो। NH2CO NH2 का अणुभार निकालना है, तो अब हम यहाँ बुद्धि ये नहीं लगाएंगे कि हम जान रहे हैं कि विलेय पदार्थ हमारा यूरिया है, यूरिया का अणुभार निकालना है, तो हम जैसे हम उनके परमाणुओं को देखकर से, उनकी संख्याओं को देखकर उनका परमाणु भार रख करके निकाल लेते हैं, तो उसी प्रकार से निकालना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो हमको अणुभार निकालना है वो इन दिए गए मानों के अकॉर्डिंग निकालना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब चलिए देखिए, अब हमें अणुभार निकालना है, परासरण दाब है, विलयन का स्थिरांक दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। तो इस परिस्थिति में जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू W/mRT। चलिए यहां से PV इज इक्वल टू स्मॉल w/mRT।
टी से, यहां से चलेंगे, पी की वैल्यू उनको कितनी दी गई है, देखिए जरा 0.4 गुणे बी की वैल्यू 1 लीटर। अच्छा, ये चीज हमने प्रश्न में पढ़ करके निकाला, ये हमको दिया नहीं गया डायरेक्टली कि जो आयतन है हमारे विलेन का वो 1 लीटर है और जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा 1 ग्राम है। ये आपको पढ़ करके समझ के निकालना है। जैसे विलेन में कह रहा था कि यूरिया का 1 ग्राम पर लीटर का जलीय विलेन, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम का जो यूरिया है इसको हमने 1 लीटर में घोल करके ये विलेन बनाया है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्नों को पढ़ करके आप निष्कर्ष निकालेंगे। और यहाँ जरा देखिए, स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा हमको दी गई है 1 ग्राम, जो विलेय है इसका भार निकालना है तो ये हमको ऐसे बोल्ड करिए। कैपिटल आर की वैल्यू हमको दी गई है इंटू 0.821 0.0821 गुणे कैपिटल टी का मान हमको दिया गया है 288। अब यहाँ यम को इधर, शेष वैल्यू को इधर आप पक्षांतर कर दो, तो इसका जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यम इंटू 0.4 और 0.4 0.4 इज इक्वल टू 1 का इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.0821 गुणे 288। यहाँ से m को होल्ड कर दो, ये वैल्यू को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 0.0821 गुणे 288 बाई 0.4। अब ऊपर नीचे दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करिए, 10,000 से गुणा भाग कर दो। चलिए, यम इज इक्वल टू, यहां जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 821 यानी 821 गुणे ये हो जाएगा आपका 288 बाई, नीचे थोड़ा आसानी के साथ दशमलव को हटाते हैं। यहां जरा देखिए, यहाँ का 1 0 हटाएंगे तो ये 1 डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे वहां बचेगा 1000। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे, यम इज इक्वल टू, यहाँ इनका आपस में मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके भाग कर देंगे, जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार आपके परासरण दाब और इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला आपका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, इस पर आधारित सभी न्यूमेरिकल इसी प्रकार के हैं। एक भी न्यूमेरिकल आपको कुछ बदलाव के रूप में नहीं मिलेगा। आप यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि यहाँ का जो टेम्परेचर दिया रहेगा, इस टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में? और न्यूमेरिकल के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। तो आप इस पर जितने आधारित न्यूमेरिकल हैं आप इनको लगाने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम शेष न्यूमेरिकल फिर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है।